हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के सिविक्स के बुक साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, बढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें। इसके पहले हम लोग इसका पार्ट चैप्टर 2 का पार्ट 5 तक कर चुके हैं। हम लोग आज पार्ट 6 में जा रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले उस वीडियो को जाकर देखें ताकि इसको आपको समझने में आसानी हो। संविधान के दो अनुच्छेद 33 एवं 34 संघ सरकार की शक्ति के उस स्थिति में काफी बढ़ा देता है जब देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन लागू होता है। उसमें 34 एवं 33 और 34 संघ सरकार की शक्ति को क्या अनुच्छेद कितना के तहत 33 और 34 के तहत किसी क्षेत्र में केंद्र का क्या करता है, संविधान के अनुसार केंद्र का वहां पर ताकत बढ़ जाता है। अनुच्छेद 33 और 34 के अंदर क्या होता है, वहां पर सैनिक शासन लागू हो जाता है जिसके लिए बढ़ जाता है। संसद को अधिकार मिला जाता है कि ऐसी स्थिति में वह केंद्र या राज्य के किसी अधिकारी के द्वारा शासित व्यवस्था बनाए रखने या उसकी बहाली के लिए किए गए किसी कार्य को कानून जायज करार दे सके। करा उसमें ये भी किया जा सकता है कि कोई भी शासित करने के लिए कानून जायज करार दे सके, इसकी व्यवस्था किया जा सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के कुछ विशेष प्रावधानों के द्वारा केंद्रीकृत व्यवस्था लागू करने तथा शक्तिशाली केंद्रों के द्वारा संघनात्मक में एकात्मक की आत्मा को सर्वधित करने का प्रयास किया है। इसलिए देखते हैं कि केंद्रीकृत करने में यानी कि केंद्रीकृत करने में क्या हुआ, संज्ञानात्मक विचार को एकात्मक विचार को आत्मा को समर्पित कर दिया है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इजाज सरकार जो भी प्रावधान बनाएगा केंद्र सरकार बेरा मिलकर बनाएगा। अब केंद्र सरकार का सत्ता राज्य सरकार पर चलेगा, लेकिन राज्य सरकार का सत्ता केंद्र सरकार पर नहीं चल सकता है। आगे देखते हैं। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध कैसा होता है और क्या चीज़ का संबंध होता है, जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। और चलते हैं तो जानते हैं हम लोग क्या चीज़, केंद्र का सरकार का क्या सत्ता है और राज्य के सरकार का क्या सत्ता है। संघीय व्यवस्था के तनाव एवं सहयोग, किस तरीका से संघीय व्यवस्था में तनाव होता है, क्या उसमें सहयोग मिलता है, जो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। एक ऐसा केंद्र शक्तिशाली स्थिति में है, दूसरी ओर राज्यों की पहचान को भी मानता है। एक ऐसा केंद्र है जो शक्तिशाली है, केंद्र शक्तिशाली है, फिर भी दूसरी तरफ से राज्यों की पहचान को भी मानता है। यानी कि शक्तिशाली अपने ही बात को पूरा मानता है, राज्यों की बात को भी, राज्यों की पहचान को भी मानता है। अतः केंद्र और राज्य के संबंध, किसके संबंध, केंद्र और राज्य के संबंध संघीय व्यवस्था, कौन व्यवस्था, संघीय व्यवस्था के कार्यकरण की परीक्षा के लिए एक कसौटी का काम करती है। अगर देखा जाए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच में संघीय व्यवस्था जो कार्यपालिका है, उसमें कार्यपालिका ही एक मेन भूमिका निभाती है। काफी समय वो सर कार्यपालिका है क्या, जो समझिए कार्यकरण क्या है, कहने का मतलब राज्य के कुछ क्षेत्र में काम कर सकता है, केंद्र कुछ अपने क्षेत्र में काम कर सकता है, दोनों के मिली जुली सहयोग से ही चलता है सरकार। काफी समस्या तक हमारे देश एक पार्टी का केंद्र और राज्य में वर्चस्व रहा। काफी समय तक देखा जाए हमारे भारत देश में एक ही पार्टी का रहा, जैसे कांग्रेस, एकदम 70 साल 75 साल तक राज किसका चलता रहा, कांग्रेस का ही राज चलता रहा। इस दौरान केंद्र राज्य संबंध समान रहे। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दल की सरकार रही तो केंद्र सरकार में राज्यों के अधिकारों की अनदेखी की। अगर देखा जाए केंद्र और राज्य सरकार में, जैसे केंद्र सरकार में अलग दल रहा, जैसे सिंपल से हम एग्जांपल में बात बताते हैं आपको। जैसे मानिए यहाँ केंद्र है, ये केंद्र सरकार में जैसे मोदी हैं,
और बिहार में कौन है, नीतीश है। तो इन दोनों का, मोदी जी का राज अलग चल रहा है, दोनों के एक के सत्ता है, दोनों की एक के सत्ता है। जैसे पहले कुछ दिन पहले अगर देखा जाए तो मोदी जी का राज यहाँ भी था, यहाँ भी बीजेपी का ही पार्टी था। कौन पार्टी है, बीजेपी। यहाँ तो गठबंधन का दोनों चलता था, साथे चल रहा था। तो क्या होता था, साझेदारी, कोई चीज नियम कानून पास करवाना केंद्र सरकार से तुरंत हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल में केंद्र में तो मोदी सरकार बीजेपी के यहाँ का गठबंधन का सरकार है, तो कोई बात भी रूल नियम लागू करवाना चाहेगा तो क्या ये मानेगा, माने जरूरी भी रहेगा, जान रहा है कि जरूरी इसके लिए, फिर भी मानेगा नहीं। और दोनों का जगह दोनों केंद्र सरकार पर एक ही पार्टी का सत्ता हो, राज्य सरकार पर भी एक ही पार्टी का सत्ता हो, तो थोड़ा सा क्या होता है, वर्चस्व उसका ज़्यादा होता है। वर्चस्व कहने का मतलब क्या होता है, प्रगति, डेवलपमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर नहीं रहता तो अनदेखी करता, कोई नियम लागू करने के लिए बोला तो उसको पेंडिंग में डाल देता है। पेंडिंग में डाल देगा तो जान ही रहे हैं क्या होगा, विकास में बाधा आएंगे। कर अतः राज्यों केंद्रीय सरकार की शक्तियों को विरोध करना शुरू कर दिया तथा राज्यों और केंद्र स्वायत्तता एवं शक्तियों देने की मांग की। यही हुआ कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार का दोनों ही एक ही पार्टी का सत्ता चल रहा था तो डेवलपमेंट तो हो रहा था, लेकिन राज्य सरकार के पास कुछ काम ही नहीं बचा। जो केंद्र सरकार का है वही राज्य सरकार को काम करना पड़ता था। इसके लिए यहाँ पर बहुत इसको बुरा लगा, इसको बुरा भला लगा। इसलिए क्या किया, सत्ता को स्थापित करने के लिए खुद अनदेखी करने लगा। तो यहाँ पर विरोध का भावना उत्पन्न होने लगा, जिससे नए नए पार्टियों का गठन हुआ। और फिर एक भारत में एक ना पार्टी होकर बहुत सारे पार्टियों में विभाजित हो गए। और ये भी लोकतंत्र में सबसे अच्छा बात है, जितना पार्टी ज़्यादा रहेगा उतना ही डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। बोल कैसे सर, हम कि मान लीजिए मोदी जी बैठे हैं 5 साल से, अब मोदी जी 5 साल से केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं, तो जो मन में उनको पता है कैसे की होना चाहिए, मन में उनको तो लग रहा है कि हम तो जीत रहे हैं, जैसे करेंगे। ये मोदी एक बार बीजेपी का आवे, एक बार कोई और सरकार का आवे, कांग्रेस का आवे, 5 साल उसका 5 साल उसका, तो एकदम जोर शोर से काम करेगा अगला साल कि ताकि अगला साल हम भी क्या जीत पाएँ। अब अगला साल बीजेपी की जिता दीजिए, बीजेपी क्या करेगा, जोर शोर से काम डेवलपमेंट करेगा कि वो सोचेगा कि अगला नेक्स्ट इलेक्शन में हमको ही वोट मिले। फिर बीजेपी को वोट नहीं दीजिए, किसको दीजिए, कांग्रेस के दे दीजिए उसको। यानी कहने का मतलब ए पार्टी बी पार्टी करके सही काची करते रहिए, जिससे क्या होगा, सत्ता वृद्धि होगा, सत्ता में भी भिन्नताएं आते रहेगा, कोई एक साथ सत्ता पर नहीं बैठल रहेगा, कार चलाएगा, और डेवलपमेंट विकास भी तेजी से होते जाएगा। उस दिन अक्सर केंद्र सरकार संवैधानिक उपलब्धियों को दुरुपयोग कर विपक्ष दलों की राज्य सरकार को भंग कर देती थी। ऐसा होता जब केंद्र सरकार में सत्ता राज्य सरकार का रहता था, कुछ राज्य में ऐसा केंद्र सरकार का रहता था, दूसरे पार्टी का रहता था, और राज्य सरकार में किसी दूसरे पार्टी का रहता था, तो उसका सदस्यता को बंद कर देता था। बहुत सारे उस पर कानूनी जुल्म लगा देता था, चाहे चेकिंग करवा दिया जाता था, छापा मरवा दिया जाता था, अनेक तंग करवा दे रहता था, जिसका दुरुपयोग यानी कि कह सकते हैं कि केंद्र सरकार इस पार्टी का क्या इस ताकत का दुरुपयोग भी करता है कभी कभी। 1980 के दशक में केंद्रीय सरकार ने जम्मू एवं आंध्र की निश्चित सरकार को बर्खास्त कर दिया। 1980 के बाद क्या, केंद्र सरकार ने जम्मू एवं जम्मू कश्मीर के और आंध्र प्रदेश के निर्वाचित सरकार जो उसको क्या बर्खास्त कर दिया कि नहीं आपका सरकार रहेगा, फिर से इलेक्शन होगा, क्योंकि सत्ता उसके पास था। यह संघीय भावना के प्रतिकूल काम था। ये संघीय भावना का क्या, प्रतिकूल, अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल यानी कि उसका उल्टा था। भारतीय संघीय व्यवस्था राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा विवाद का विषय रही, विशेषकर है। कहने का मतलब कुछ, कहने का मतलब यह हुआ ने कि मानिए केंद्र सरकार राज्य सरकार में यानी कि कोई लड़ाई चले, इसमें बीच में मध्यस्थता निकालेगा कौन, राज्यपाल। कौन पाल, राज्यपाल होता है। ये दोनों को इसका बात केंद्र सरकार का बात ले जाएगा, राज्य सरकार का बात लेके जाएगा केंद्र सरकार में, और केंद्र सरकार के रूल नियम लागू करेगा कहाँ, राज्य सरकार पर। ये किसका काम है, यानी कह सकते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में मध्यस्थता का काम कौन करता है, राज्यपाल करता है। भारतीय संघीय व्यवस्था राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच, किसके बीच, राज्यपाल भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा विवाद का विशेषकर रहा है। परिस्थिति में जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दल सत्तारूढ़ रहे हैं, राज्यपाल की नियुक्ति के सरकार द्वारा होती है, अतः राज्यपाल के फैसले एवं सिफारिश अक्सर राज्य सरकार के कार्यों के हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है।
जो राज्य सरकार को जो बैठाता को राज्य सरकार कराता है, जो केंद्र सरकार है जो राज्यपाल को क्या करता है, किसी राज्य में भेजता है। तब सोच लीजिए राज्यपाल उसी का, केंद्र सरकार में सत्ता उसी का, तो राज्य कुछ नियम रूल को लागू करेगा तो क्या करेगा, वो बर्खास्त करवा देगा, क्योंकि वो केंद्र सरकार का बात मानेगा। राज्यपाल क्यों बनेगा केंद्र सरकार का, क्योंकि उसको बैठाया सीट पर कौन, राज्यपाल के रूप में केंद्र सरकार बैठाया, तो उसका मानेगा तो उसी का ना, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी तो देगा केंद्र सरकार का। वो अलग बात है कि रूल नियम के हिसाब से अगर चलेगा तो सेंट्रल सरकार को भी मानेगा और केंद्र सरकार दोनों को मानेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा तो मूलतः ऐसा ही देखने के लिए मिलता है, जैसे आपका भाई कोई जॉब कर रहा होगा और जॉब उसी कंपनी में या उसी सरकारी नौकरी में कोई जॉब का ऑफर आवे और आपके पास सत्ता रहे, आप क्या कीजिएगा, योग के पास जिसका योग्यता है उसको दीजिएगा वो नौकरी, कि अपने घर वाला परिवार को दे दीजिएगा किसी को। जाहिर सी बात है आपके पास पावर है, सत्ता है, तो क्या कीजिएगा, आप अपने परिवार को क्या दे दीजिएगा नौकरी। क्यों, आप योग्यता को खोजते पीछे तलाश करते रहिएगा। बस वही वहां पर भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार राज्यपाल के बीच में ऐसा चलते रहता है। उसे 1990 की स्थिति काफ़ी बदली। 1990 के बाद देखा गया ने तो स्थिति काफ़ी बदल गई। बोल कैसे बदल गई सर, हम की देखिए। कांग्रेस का वर्चस्व कम हुआ 1990 के बाद, जैसे 1947 से एकदम 1990 तक कांग्रेस का वर्चस्व यानी कि पूर्ण बहुमत से कांग्रेस ही बनता था। हमेशा केंद्र में पार्टी सत्ता किसका रहता था, कांग्रेस का ही रहता था। केंद्र में गठबंधन के राजनीति का उदय हुआ, जो केंद्र में हुआ धीरे धीरे बढ़ा, केंद्र का उदय हुआ, राजनीतिक गठबंधन हुआ। गठबंधन होकर केंद्र राजनीतिक में उदय बढ़ा। जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले है, तब प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी के क्षेत्रीय दल समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ती है। क्या होता है, मान लीजिए इतना सीट चाहिए, अब यहाँ एग्जाम्पल देके समझाते हैं। मान लीजिए कोई ए पार्टी है, बी पार्टी है, सी पार्टी है। गठबंधन किसको कहते हैं जो समझाते हैं। टोटल सीट 200 है। टोटल सीट कितना है, 200। यदि 100 सीट रहेगा तो सरकार बनाएगा, क्योंकि जितना उसका 101 सीट आधा 50% से एक ज़्यादा, यानी 101 सीट रहेगा तो इसका सरकार बनाएगा। अब मान लीजिए कि 40 सीट इसको मिला है। कै सीट जीता है, 40 सीट जीता है। ये जीत गया है कितना, 35 जीत गया है, 35 सीट जीता है। कै सीट जीता है, 35 सीट। आई जीत गया है, 30 सीट जीता है। और कोई और पार्टी है, कोई पार्टी डी है, वो भी 20 सीट जीता है, ई है, बहुत सारे पार्टियां। अब क्या करेगा, जीतने के लिए सीट बनाने के लिए कितना, 101 होना चाहिए, तब सरकार बना पाएगा। 101 होना चाहिए। तक यहाँ पर किसी के पास किसी पार्टी के पास ना तो ए के पास ना बी ना सी और डी और अन्य बहुत सारे हैं, तो किसी के पास पूरा 200 सीटों में 101 सीट तो है नहीं। अब क्या करेगा, ये तीनों पार्टी मिलकर कहेगा देखो हम लोग साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, यानी कहेगा गठबंधन कौन बंधन, बंधन तो गठबंधन है। यहाँ पर तीनों मिला के जोड़ेगा, 30 60 90 30, इतना ही तीनों को जुटता है तो क्या हो जाता है, 101 से अधिक हो जाता है। कम से कम 101 होना है, 100 अधिक से रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब चाहे ये तीनों मिलके बना ले पार्टी, गठबंधन कर ले, तो किसी न किसी मिलके क्या चाहिए होगा, सरकार बना लेगा। तो इसी पार्टी जब एक हो जाता है पार्टी, इसी को क्या कहते हैं, गठबंधन कौन बंधन, गठबंधन। ये क्या है, गठबंधन का सरकार बनाता है एक तरीका से। उम्मीद करते हैं गठबंधन समझ में आया। पार्टी का गठबंधन बनाकर सरकार बनाती है। कैसे सरकार बनाया, गठबंधन बना के, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसी सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्ता का आदर करने की नई संस्कृति पनपती है। इस प्रगति में सुप्रीम कोर्ट को एक बड़े फैसले से भी बल मिला है। इस फैसले के कारण सरकार को मनाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। पहले क्या था, इसके पास सत्ता था, केंद्र सरकार भी किसी राज्य को क्या कर सकता है। अब वो चाहेगा कि मान लीजिए इसमें किसी भी केंद्र सरकार में जिस पार्टी का ABC, केंद्र सरकार में कोई एक पार्टी बना हुआ है, केंद्र सरकार में एक पार्टी है, तो क्या इसमें किसी भी प्रकार पार्टी का है केंद्र सरकार में सत्ता नहीं। अब क्या करेगा, राज्य सरकार से कहा कि इस पार्टियों को भंग करवा देगा, टूट डरवाएगा, फोड़ डरवाएगा, जिससे क्या करेगा, फिर से इलेक्शन होगा, वो अपना पार्टी को वर्चस्व करा के अपना जिताने का प्रयास करेगा, अपना सरकार बनाने का प्रयास करेगा। लेकिन केंद्र सरकार में एक संविधान में संशोधन हुआ। संविधान में संशोधन होने के लिए, भंग करने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट का भी इजाजत लेना पड़ेगा। अब बीच में कौन आया, सुप्रीम कोर्ट आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या होता है,
कोई पार्टी या कोई ऐसे किसी संगठन से कुछ जुटा हुआ नहीं होता, वो एक अपने अलग बॉडी है, मतलब कहने का वो अपना उसका सत्ता सरकार अपना चलता है, उसका रूल नियम अपना खुद लागू होता है। तो क्या वो भंग कराने देगा केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को? नहीं भंग कराने देगा। कैसे? अब भंग कराने में क्या, जैसे केंद्र सरकार को क्या मुश्किल, अब भंग कराना चाहता है, जब सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया तो भंग कराने में केंद्र सरकार को पसीने छूट जाएगा, यानी कहने का मतलब बहुत सारे क्या चीज मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आसानी से पहले तो सरकार था भंग करवा देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है संभव। भारत में विकेंद्रीकरण कौन करण, विकेंद्रीकरण कौन रत में? भारत में। भारत में जैसे विशाल एवं वैविध्यपूर्ण राष्ट्र में सिर्फ 2 स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीय व्यवस्था से अच्छी तरह शासन नहीं चलाया जा सकता है। अगर देखा जाए भारत में विशाल एवं वैविध्यपूर्ण से राष्ट्र में सिर्फ 2 स्तरों पर भी विकेंद्र के रूप में सत्ता चलाया जा सकता है। एक राज्य सरकार में सत्ता चलाएगा, एक केंद्र सरकार में सत्ता चलाएगा। इसलिए सत्ता की तीसरी और सबसे बड़ी नियम, सत्ता की तीसरी सबसे बड़ी कौन नियम हो गया? सत्ता का विकेंद्रीकरण। किसका विकेंद्रीकरण? सत्ता स्तर पर विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की गई, जिसके केंद्र और राज्य के शक्तियों को लेकर स्थानीय सरकार को दी गई। इसके जो केंद्र का राज, कुछ केंद्र का राज था और कुछ राज्य सरकार का था, इस सभी शक्तियों को क्या किया गया? एक अलग आयाम दिया गया। इस तरह की विकेंद्रीकरण के पीछे यह भावना काम करती है कि जो काम स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है वे काम स्थानीय लोगों के साथ में भी रहने चाहिए। ऐसा काम जो स्थानीय लोगों कर सकता है तो वो काम स्थानीय लोगों को ही कर देना चाहिए, ना कि दूसरे। जैसे कहें मतलब हम बिहार में, अगर हम उत्तर प्रदेश चल जाएं तो हमसे तो बेहतर उत्तर प्रदेश वाला वहाँ के जगह के बारे में जानता था, वहाँ काम के बारे में जानता होगा, तो वहीं के लोग वहीं का काम करें तो और वह क्या हो जाएगा? बेहतर हो जाएगा। इसी स्थानीय जीवन, कौन जीवन? स्थानीय जीवन से जुड़े मसलों, जरूरतों और विकास के बारे में फैसला लेने की प्रक्रिया से जोड़ा जा सकता है। अगर देखा जाए इसी जुड़े मसलों में, जरूरतों में, विकास के बारे में फैसला लेने की प्रक्रिया से क्या किया जा सकता है? जोड़ा जा सकता है। स्थानीय जनता प्रादेशिका या केंद्रीय सरकार से कहीं ज़्यादा स्थानीय समस्याओं से परिचित होती है। अगर देखा जाए स्थानीय मसलों, जो भी स्थानीय मसला मतलब होता है कुछ प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ होता है, जरूरतों, विकास के बारे में फैसला लेने की प्रक्रिया पर जोर दे सकता है। स्थानीय लोग उसके बारे में ज़्यादा जानता होगा, न कैसे बिहार में कोई भी क्या दिक्कत हो रहा है, क्या परेशानी, क्या समस्या, यहाँ के लोग, स्थानीय लोग जानेंगे कि वहाँ पर केंद्र सरकार पर बैठे, दिल्ली में बैठे जान जाएंगे, यहाँ के लोग जानेंगे। इसलिए सत्ता भी यहीं के लोगों को सौंपी देना चाहिए। स्थानीय जनता प्रादेशीय या केंद्रीय सरकार से कहीं ज़्यादा स्थानीय समस्याओं से परिचित होता है। केंद्र सरकार से यानी देश के लोगों से, स्थान का जो लोग होता है उस समस्या से कहीं बहुत ज़्यादा परिचित होता है केंद्र सरकार के से, क्योंकि इसका सीधा असर उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ता है। इसका कोई भी नियम लागू किया जाए, स्थानीय में कोई भी लागू किया जाए, सीधा असर क्या पे पड़ेगा? उसके ज़िंदगी पर पड़ेगा। स्थानीय फैसलों में भागीदारी से लोगों में लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ जाती है। धीरे धीरे क्या हुआ? स्थानीय फैसलों में भागीदारियों में लोगों को कुछ पड़ गया, लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ते चला गया, या कह सकते हैं लोकतांत्रिक आदत पड़ता चला गया। स्थानीय संस्थाओं की ने शासन में मौजूदगी में शासन में जनता की भागीदारी के लिए व्यापक मंच एवं माहौल तैयार कर लोकतंत्र की जोड़ को मजबूत किया गया। यही कारण है कि धीरे धीरे स्थानीय संस्थाओं की मौजूदगी में इसको धीरे धीरे भागीदारी बनाकर लोगों को जोड़कर व्यापक मंच बनाया गया और धीरे धीरे से इस माहौल को, लोकतांत्रिक के जड़ों को मजबूत करने में काम आने लगा। पंचायतों एवं नागरिकों पंचायत एवं नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान के कारण स्थानीय निकायों में महिलाओं की भारी संख्या में मौजूदगी सुनिश्चित हुआ। यही कारण हुआ कि धीरे धीरे पंचायत में, नगर पालिकाओं में महिलाओं का आरक्षण बढ़ता गया। लोग पहले नेता के रूप में ज़्यादा महिलाएं नहीं हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे क्या जी महिलाओं भी बढ़ते चले आए।
अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण से सामाजिक बनावट, कौन बनावट, सामाजिक बनावट में बदलाव आए। धीरे धीरे यह हुआ कि इसमें सभी स्थानीय समाजों में सामाजिक बनावट बढ़ते चले गए या सामाजिक बनावट आते गए और सामाजिक आर्थिक ताकत से वंचित लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी देने से लोकतंत्र की सार्थकता सिद्ध हुई। यही कारण है कि समाज में आर्थिक ताकत से वंचित होने के लिए लोग सत्ता में क्या चीज देने लगा, हिस्सेदारी देने लगा, यह लोकतंत्र का सार्थक सिद्ध हुआ। लेकिन इसके बावजूद बहुत ही दिक्कतें हैं। इसके बावजूद भी ये इतनी दिक्कत नहीं, और भी बहुत सारे दिक्कतें हैं जिसने स्थानीय शासन का काम काज ठीक से नहीं चल पाता है। ये दिक्कत यह है कि धीरे धीरे यह स्थानीय शासन का काम ठीक से चल रहा नहीं पा रहा था। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकार को पर्याप्त अधिकार एवं संसाधन नहीं दिए। यही कारण है कि अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों के और बहुत सारे अधिकारियों को संसाधन प्राप्त नहीं दिए। पंचायतों के चुनाव, किसके चुनाव, पंचायतों के चुनाव नियमित रूप से होता था। पंचायतों का जो चुनाव होता था बहुत नियमित रूप से होता था, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठक, कौन सभाओं, ग्राम सभाओं की बैठक नियमित रूप से नहीं होती है। ग्राम पंचायतों का बैठक तो नियमित रूप से होता है, लेकिन ग्राम सभाओं जो ग्राम में जो काम करते हैं, ग्राम सभा में जो नियमित बैठक नहीं होता है। स्थानीय स्वशासन के काम काज, कौन काज, काम काज, कौन स्थानीय कौन शासन स्वशासन के काम काज पिछले दशकों से कौन अनुभव बताते हैं, बताते हैं कि भारत में इसे अपना काज, कौन काज, काम काज, कौन पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक करने की छूट बहुत कम है। करा कि भारत में इस अपना काम काज स्वतंत्रता पूर्वक करने के लिए छूट है कि स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम काज कर सकते हैं। जैसे आपका पापा कोई काम कर देंगे तो उसमें कोई किसी का रोक वोक नहीं है। अपना रूप से अपने जीवन को उपार्जन करने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप कोई भी काम कर सकते हैं। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की एक झलक। देखिए बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का क्या है मुख्य उपदेश, जिसके बारे में कहते हैं उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को एक बार, क्या पहली बार है चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ, एक दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे हमें और मोटिवेट मिल सके, इस तरीक़ा से वीडियो और हम आपके सामने ला सकें। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की एक झलक क्या जो देखते हैं। बिहार में स्वशासन की जड़ें काफ़ी पुरानी हैं, यानी कि कहने का मतलब जिस तरीक़ा से शासन बिहार में चल रहा है बहुत पुराने तरीके से चल रहा है। वैशाली का लिच्छवी गणतंत्रता लोकतांत्रिक स्वशासन का अच्छा उदाहरण था। ये वैशाली के, बिहार में जो वैशाली एक जिला, वैशाली के लिच्छवन जो है गणतंत्र लोकतांत्रिक स्वशासन था। वहाँ शासन तो राजा के द्वारा चलता था, लेकिन गणतंत्र के द्वारा, लोकतंत्र के द्वारा चलता था। वैदिक ग्रंथों में भी सभा और समिति जैसे संस्थाओं का उल्लेखन आता था। और एक वैदिक ग्रंथों में, यहाँ नहीं कि वैदिक ग्रंथों में इनके बारे में क्या चीज़, सभा होता था, समिति की बैठक होता था, सभा का बैठक होता था, स्थानीय बैठक होता था, संस्थाओं का बैठक होता था। इस सब ग्रंथ में लिखा हुआ वैदिक काल में ही। हमारे सांस्कृतिक विरासत की एक अनोखी विशेषता यह रही है कि स्थानीय कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात, कौन लर है तो बोल सर क्लियर है। दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाएगा है ना, उतना इंटरनेट रहता नहीं कि अपलोड कर पाएँ, तो इसीलिए आज बस इतना ही रह देते हैं। अगला हम लोग चलेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। मैं अंत में यही कहूँगा आपको, छोटे को प्यार दें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व यह तरीक़ा से रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात, कौन लर है तो सर क्लियर है। तो आप बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे हम इस प्रकार से वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेट मिल कर सके और अच्छी तरीके से समझा सकें। अगर हाँ किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत हो इस पढ़ा रहे हैं समझाने में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जब पढ़ते हैं तो जरूर लिख के हमें बताइए कि सर इसको और बढ़िया समझाइए, पॉइंट रह जाता है
ऐसे हो जाता है, क्योंकि यूट्यूब पर तो पहली बार किया जा रहा है, इसमें एक एक लाइन पढ़ पढ़ के आपको बताया जा रहा है। उसके बाद इसको ऑब्जेक्टिव प्रश्न, लघु उत्तरी, सब्जेक्टिव प्रश्न, दीर्घ उत्तरी, मैप, हर एक प्रश्न को क्या कर किया जा रहा है, लिखित में टाइपिंग रूप में आपको बताया जा रहा है। तो नहीं देखेंगे तो जाके पिछले वीडियो में जाके प्ले लिस्ट से आप दे सकते हैं, यहाँ पर भी नहीं होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पिन कर देंगे। तो दोस्तों बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है तो क्लियर है।